हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मोहम्मद साबाज आलम एंड यू आर वाचिंग रमजान ट्यूटोरियल यू डोर टू द फ्यूचर। हमारा सीरीज़ चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग पे। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के तहत एक वीडियो अपलोड कर दिया जिसका लिंक ऊपर के आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा। हम लोगों ने प्लान किया हुआ है टोटल 5 वीडियोज़ के लिए इस सीरीज़ में, जिसमें से हमारा सेकेंड पार्ट आप लोग देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जरूर कंप्लीट कीजिए क्योंकि सेकंड पार्ट को समझने के लिए फर्स्ट पार्ट आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करते हैं। अगर वो आपको नहीं पता है तो आज का पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। हमें अपने अपने घर वाले सेंटर पे सारे बच्चे रेडी हैं, क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास का डिस्कशन होने वाला है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको पता है पार्ट 2 में हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो माध्यमिक में आते हैं, जैसे क्वेश्चंस माध्यमिक में जनरली आते हैं। क्लियर है? मैं आपको एक कंपाउंड दूंगा और बोलूँगा कि वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है या नहीं, चेक कीजिए। अगर है तो उसमें शो कीजिए कैसे उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। ये सारा चीज़ यानी पार्ट 3 को समझने के लिए पार्ट 2 आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करें। डिस्कशन होने वाला है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स पर। कंपाउंड्स नहीं, बॉन्डिंग कहेंगे, बॉन्ड्स पर। तो सबसे पहले मैं जैसा आपको पहले बता चुका हूं कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कब होती है? याद रखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में पार्ट 1 के डिस्कशन के दौरान बताया था कि आपके सामने 2 सिचुएशन आ सकते हैं बॉन्डिंग के। एक, कोई एक अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, दूसरा ले रहा है, इस तरह से वो एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, बॉन्डिंग आ रही है। और दूसरा शेयरिंग, बिल्कुल सही। तो शेयरिंग और दूसरा जहां पर एक छोड़ रहा है दूसरा ले रहा है, इस 2 तरह के बॉन्डिंग्स में से जब कोई छोड़ता है और दूसरा लेता है, उस तरह के बॉन्डिंग को हम कहते हैं आयनिक एंड कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। और जब शेयरिंग होगा तो वो होगा कोवैलेंट। उसके लिए आपको पता है हमारा पार्ट 4 इलैबोरेट डिस्कशन होने वाला है, तब करेंगे। पार्ट 6 में माध्यमिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनका हम डिस्कशन करेंगे, वो हमारे लिए एक सेपरेट वीडियो है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल स्टार्ट करना चाहूँगा, वही एग्जाम्पल जो मैंने पिछले क्लास में खत्म किया था, सोडियम और क्लोरीन। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सोडियम का। एटॉमिक नंबर 11 मैंने बोला था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखा दिया था 2,8,1, और क्लोरीन बोला था एटॉमिक नंबर 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। कैसे करवाया था? बोला था कि हमेशा पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, तो 2 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितने बचे? 15। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। ऑलवेज पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, कितना बचा? 7। ये थर्ड सेल में चला गया, पहला 2, दूसरा 8 और जो रिमेनिंग है वो 7। अगर तीसरे सेल में भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो वहाँ 8 रख के बाकी को थर्ड सेल में, उस फोर्थ सेल में सेट करते हैं। फोर्थ सेल तक हमारी जरूरत में नहीं आने वाली। थर्ड सेल में हम लोग 8 रख सकते हैं। थर्ड सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा जाए तो वहाँ 8 ही रखना है, ठीक है। अब आते हैं इनके साथ। आपको साफ दिख रहा है कि अगर यहाँ पर सोडियम अपने आउटर सेल के एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो सोडियम छोड़ते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा स्टेबल, और ये एक लेते ही 2,8,8 हो जाएगा, ये भी स्टेबल, राइट। स्टेबिलिटी गेंड, यानी कि वो कंपाउंड बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन ये तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी जाना था। हम लोगों ने ये भी जाना था 7 क्यों नहीं छोड़ेगा, क्योंकि छोड़ने का या लेने का जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 3 तक है। पढ़ा था हम लोगों ने पिछले क्लास में, ये बात आप लोगों को याद होगी, पार्ट 1 के डिस्कशन में ये था। अगर कोई पार्ट 1 नहीं जानते और पार्ट 2 देख रहे हैं तो आप लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो पार्ट 1 जरूर आप लोगों को समझ के आना होगा, ठीक है। अब आते हैं कैसा ये फॉर्मेशन होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पर कैसा साइन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा नेगेटिव साइंस होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कोई, चलिए एक बात समझिए, इस तरह से जवाब दीजिए कि कोई इंसान अगर अपनी बुरी चीज़ों को त्याग देगा, छोड़ देगा, तो वो कैसा बनेगा? अच्छा ना बुरा? कोई अपनी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देगा तो वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। याद रखिएगा, याद रहेगा। तो सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। सोडियम था Na, उसने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो वो कैसा बनेगा? सोडियम बन जाएगा प्लस, पॉजिटिव। उसमें क्या आ जाएगी? पॉजिटिविटी। क्लियर? और क्लोरीन की तरफ, दूसरी तरफ देखते हैं, उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो कैसा बन जाएगा? बुरा इंसान, नेगेटिव। उसके अंदर नेगेटिविटी भर जाएगी।
सिंपल सा याद रखिए, सबको याद है इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो जब भी कोई अपने अंदर की नेगेटिव चीज़ों को छोड़ेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और जब वो कोई नेगेटिव चीज़ों को ले लेगा वो नेगेटिव बनेगा। याद रहेगा? तो आपको ये एक चीज़ दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर ई पर मैंने एक ई लिखा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर कभी एक से ज़्यादा होगा, हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे, जब एक से ज़्यादा होगा तो ये मोर देन ई लिखा जा सकता है, मोर देन 1 ई। उस केस में यहाँ पर मोर देन 1 ई ऐड भी होगा। क्लियर? ये सब हम लोग जानेंगे अपने आने वाले थर्ड पार्ट में, किस तरह से और भी कंपाउंड्स बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। थर्ड पार्ट में हम लोग इसको इलैबोरेट डिस्कस करेंगे। हमारा अभी का जो टारगेट था वो ये था। तो अगर यहाँ से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो वो बन गया पॉजिटिव, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके बन गया नेगेटिव। इतनी दूर तक तो सब चीज़ें क्लियर है। अभी भी चीज़ें बाकी हैं। वो क्या बाकी है बताता हूँ। जब वो छोड़ रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na का क्या हो गया, 2,8, और क्लोरीन का 2,8,8। सही या नहीं? इसीलिए तो उसने छोड़ा, इसीलिए तो उसने लिया। सोडियम छोड़ा क्यों? स्टेबल होने को, क्लोरीन स्टेबल होने को, राइट? अब तक जो चीज़ें थी आई होप कि बहुत इजी लग रही होगी। ठीक है? तो जब ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो ये एक कंपाउंड फॉर्म कर देगा NaCl। NaCl जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हम लोग साधारण में, जो साधारण नमक है हम लोग को घर में खाने वाला, ठीक है, जो सॉल्ट है हमारा, वो यही है सोडियम क्लोराइड। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा। इसे लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, Na+Cl। यहाँ पर Na+ और Cl- इज इक्वल्स टू NaCl। मतलब आप लोग ये डायरेक्ट इस लाइन को नहीं लिखोगे। इसे लिखने के बाद ये शो कर दिया, आप लोगों ने इसे शो किया, इसके रिस्पेक्ट में इसे शो किया, इसे शो किया, इसके रिस्पेक्ट में इसे शो किया, फिर आपने Na+Cl लिखा और ये NaCl बन गया, एंड दैट्स इट। इस तरह से आप किसी को भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड, बॉन्डिंग या फिर विद्युत संयोजी बंधन शो कर सकते हैं। इतने दूर तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी तरीके से हो गया, राइट? आज के डिस्कशन में और थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो डिस्कशन से इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? जी। NaCl वो वाला फिर से नहीं है। ये आपने देखा, सोडियम छोड़ के क्लोरीन लेकर रीच कर गया स्टेबिलिटी। इसके बाद आपको लिखना होगा Na++Cl- इज इक्वल्स टू NaCl, और फाइनली लिखोगे NaCl फॉर्म हो चुका है। तो ये जो टोटल बनाया मैंने NaCl के बारे में बताया। ठीक है? अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है? एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ लिखिए, ये नहीं आता। आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं आयनिक कंपाउंड पे बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, फिर उस पर कैसे क्वेश्चन अराइज करते हैं बोर्ड में, वो भी मैं बताऊँगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं फ़िलहाल निर्मल प्रकाशन, जिसके साथ रमदान ट्यूटोरियल का टाई अप है, मैं इस टाई अप के तहत इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, टाई अप हमारा है क्योंकि हम अपने जो क्वेश्चंस पब्लिश करते हैं वो निर्मल पब्लिकेशन में मिल जाता है। अगर आप निर्मल पब्लिकेशन के टेस्ट पेपर को देखेंगे तो रमदान ट्यूटोरियल का पेपर वहाँ सेपरेट रहता है। रमदान ट्यूटोरियल के जो टॉपर्स कैंडिडेट जो है वो भी निर्मल प्रकाशन के बुक में दिख जाते हैं, इसलिए मैंने बस ये बुक चूज़ की हुई है यहाँ पर। ओके नहीं, उस वजह से मैंने ये बुक चूज़ नहीं किया। ये बुक मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि ये बुक अच्छी क्वालिटी का है, और मैंने नाम इसलिए बता दिया क्योंकि इस नाम को फॉलो करके आप लोग चाहे तो बुक को परचेज़ कर सकते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं कौन सा बुक फॉलो कर रहा हूँ, मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप लोग चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं आयनिक कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। पहला है भौतिक अवस्था, फिजिकल कंडीशन कैसा होता है। लिखा गया है ये रवादार और ठोस होते हैं। नमक के बारे में पता है ना, ठोस होता है कि नहीं, सॉलिड होता है कि नहीं। याद रखिए जो भी केमिकल बॉन्डिंग इलेक्ट्रोवैलेंट होगा वो प्रोडक्ट हमेशा ठोस होता है। ठीक? तो अगर ठोस मतलब सॉलिड, मतलब अगर कोई भी सॉलिड मिल रहा है आपको, ठीक है, जिसमें आपको अगर पता है उसके बारे में, फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम क्लोराइड बोला, बताइए इसमें कौन सा बॉन्डिंग है, तो आप लोग क्या जज कर पाओगे, सोडियम क्लोराइड ठोस है ना, इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। क्लियर? इस तरह से आप लोग जज कर सकते हो, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये बात है। दूसरा हम लोग आते हैं बेस्ड है क्वेश्चन, इसका गलनांक और क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है?
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होता है उस पर डिस्कस करते हैं। लिखता है विद्युत संयोजी यौगिकों का गठन विपरीत आवेश युक्त परमाणुओं एवं मूलकों के संयोग से हुआ है एवं प्रबल आकर्षक बल होता है, इस कारण इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वन लाइन स्टेटमेंट है कि इनका फ्रीजिंग पॉइंट और इनका मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग हुई है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से हुई है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के एक ने छोड़ दिया है और दूसरे ने एक्सेप्ट किया है, तो इस बॉन्डिंग से हुई है। और जब ऐसा होता है तब उनमें जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है, स्थायी मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। अगर मैं आपके सामने दो कंपाउंड्स दूँ और मैं बोलूँ दो बॉन्डिंग के दो कंपाउंड्स हैं, इनमें से एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, बहुत कम है, और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो आप लोग जज कर सकते हो ना कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है तो इसमें आयनिक है, और दूसरा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो कोवैलेंट कंपाउंड होगा। पहले ही बताया कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। मैंने आपको दो दिया, बोला उसमें से एक इलेक्ट्रोवैलेंट है, एक कोवैलेंट है, और एक में जिसका हाई है ऑब्वियसली वही इलेक्ट्रोवैलेंट होगा, इजंट इट? तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। लिखता है विद्युत संयोजी यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, प्रायः, लेकिन कार्बनिक घोलकों में जैसे कि बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल इत्यादि में अघुलनशील होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ेंगे इस चैप्टर के कि किस में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील और कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्युबिलिटी जिनमें दिखती है। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन जब पूछा जाए कि जल में घुलनशील है तो वो क्या होगा, अगर कोई जल में घुलनशील है तो वो आयनिक होगा। सॉल्यूबल, घुल जाना मतलब जिस तरह से आप चीनी लेके जब पानी में डाल के घोलते हो तो घुल जाता है ना। ठीक है, तो ऐसी चीजें, नमक को पानी में डालने पे घुलता है ना, नमक पानी में घुलता है ना, तो नमक क्या है? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्डिंग वाला कंपाउंड है। क्लियर? तो जब भी आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा जो जल में घुल रहा है तो चांसेस है कि वो होगा इलेक्ट्रोवैलेंट, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड की बात की जाए तो वो जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो कार्बनिक है, कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक, ठीक है, उनमें आयनिक कंपाउंड्स नहीं घुलते। तो ये कहाँ घुल जाते हैं? जल में। अगर आप इनको वाटर में दोगे तो ये घुलनशील है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन दोगे तो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में ये घुलनशील नहीं है, वाटर में है, और इसका ठीक उल्टा होगा दूसरे वाले में। प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऐसे डिस्कस होगी। अगला देखते हैं विद्युत चालकता, मतलब अगर इनसे करंट पास कराओगे तो करंट पास होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। लिखता है विद्युत संयोजी यौगिक प्रायः ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब पास नहीं कराते, क्योंकि इस अवस्था में इनके आयतन एक दूसरे के आयतन के सरलतापूर्वक गमन नहीं कर पाते, लेकिन इनके जलीय और गलित अवस्था में विद्युत धारा के सुचालक बन जाते हैं। नमक को उदाहरण में लीजिए, नमक से अगर आप सिर्फ सूखा हुआ नमक पे करंट पास कराओगे नहीं होगा, लेकिन अगर ये गला हुआ है तो करंट पास करेगा। ये बात हम लोग सब लोग जानते हैं, कॉमन एग्जांपल है। तो याद रखिए आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के साथ ही ये चीज़ है। कोई भी अगर आप आयनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड लोगे तो उस कंपाउंड में साधारणतः वो नहीं पास करेंगे, लेकिन अगर आप उसको जल में घोल दोगे तब वो करने लगेंगे। क्लियर है? समझ आया? आपने बोला वाटर में करंट पास होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा और भी अच्छे से भी डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर के दौरान कि शुद्ध जल करंट पास नहीं करता। नहीं, शुद्ध जल होने पर करंट पास नहीं करता। इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में इसका डिस्कशन है, वहां से हम लोग देखेंगे। तो घुलनशीलता के बारे में हम लोगों ने जान लिया, विद्युत चालकता के बारे में जान लिया। हम लोग अब लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, आयनीकरण, आयनाइजेशन। विद्युत संयोजी यौगिक जल में घुलकर प्रायः आयनों में टूट जाते हैं। अगर आप इनको जल में घोल दो, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, पानी में घोल दो और उसके बाद उससे करंट पास करवाओ तो वो अपने आयंस में टूट सकते हैं। ये इनका डिस्कशन है, लेकिन याद रखिए ये चीज़ ही इलेक्ट्रोलाइसिस है। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस वाले चैप्टर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हम लोगों ने ये सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़े एंड आई होप कि मैं आपको पूरे चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें हैं अच्छे से समझा पाया। क्लियर हुआ सब कुछ? जो प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़े एक बार प्रॉपर्टीज वन बाय वन मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। चलूँ, पहला प्रॉपर्टी मैंने बोला फिजिकल कंडीशन कैसा होगा? सॉलिड।
दूसरा मैंने बोला घुलनशील या सॉरी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तीसरा मैंने बोला घुलनशीलता, जल में गलत, जल में घुल जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं घुलेगा। इसके बाद विद्युत चालकता नहीं रहेगा, लेकिन जल में घोल देंगे तो होगा। तीसरा आयनीकरण, जल में घोलने के बाद आयनीकृत होगा। क्लियर? तो ये सारे वो प्रॉपर्टीज थे, ये वो सारी चीजें थी जो हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड के बारे में जाना, आयनाइजेशन। तो ये वो सारी चीजें थी जो हम लोगों को जाननी थी आज के सेकंड पार्ट के वीडियो में। आई होप कि मैं आपको ये सारी चीजें प्रोडक्टिवली समझा पाया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। अगर सब कुछ समझ आ गया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं समझ में आने पे वीडियो को जरूर डिसलाइक करें और मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है जिनको हम इंप्रूव करें। आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।